देखो बेटे, इसमें हम आज पढ़ेंगे CFT, है ना। और इस CFT का मतलब इंग्लिश में तो होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। क्या पढ़ा जाता है इसको? क्रिस्टल फील्ड, जो हमारे पास क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड और थ्योरी, है ना। सिद्धांत हो गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गया। ये इसको हम कह सकते हैं क्रिस्टल क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ये हिंदी में हो गया इसका, क्रिस्टल क्षेत्र और सिद्धांत। ये है इसका पूरा नाम, है ना। CFT का पूरा नाम क्या हो गया? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत हो गया। इसमें क्या होता है ना। इसको किसे कह सकते हैं हम इसको, है ना। कौन क्रिस्टल सिद्धांत क्या हुआ? तो यहाँ पर ये जो सबसे पहले दिया गया था, ये जो शुरुआती दौर पर माना गया था, ये माना गया था कि आयनिक क्रिस्टलों पर ये लागू होता है ना। और जब क्रिस्टलों के लिए इस सिद्धांत को दिया था, ये सिद्धांत किस पर लागू होता है? केवल आयनिक क्रिस्टलों पर, ठीक है ना। शुरुआती दौर पर, है ना, शुरुआती दौर पर इनको क्या माना गया था कि ये केवल क्या होता है, आयनिक क्रिस्टलों पर लागू होता है। किस पर होता है? आयनिक क्रिस्टल, ठीक है ना। जो आयनिक क्रिस्टल होंगे उन पर यह सिद्धांत लागू होता था, ठीक है ना। आयनिक क्रिस्टलों पर है ना, क्रिस्टल पर यह सिद्धांत लागू होता था, ठीक है ना। लागू किया गया था शुरुआत पर। हम जब शुरुआत की थी तो इसको आयनिक क्रिस्टल पर इसको लागू किया गया था, इसलिए इसको क्या कहा गया? क्योंकि क्रिस्टल पर लागू किया इन्होंने, तो इसलिए इसको कहा गया क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है ना। CFT, शॉर्टकट में हम CFT कह सकते हैं इसको। तो ये सिद्धांत किस लिए हुआ? इसका नाम ऐसा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्यों पड़ा? क्योंकि प्रारंभ में इसको आयनिक क्रिस्टलों पर लागू किया गया था, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहा गया। इसके कुछ क्या है, माने इसके मुख्य धारणाएं क्या क्या है? यदि हम इसकी कुछ धारणाएं को देखें तो धारणाएं क्या क्या हो सकती है? यदि हम इसकी धारणाओं को देख रहे हैं कि क्या क्या धारणाएं इसमें होंगी, ठीक है ना। देखो बेटा, इसमें पहले हमारे पास है कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, जो संकुल आयन होते हैं, संकुल तो समझते हैं आप लोग, कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखना। जो संकुल आयन है उनकी बात हो रही है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनकी बात हो रही है ना। संकुल जो आयन है, एक तो जो हमारे पास क्या होंगे, संकुल आयन होंगे, में जो है संकुल आयन में धातु, एक तो धातु आयन और दूसरा क्या है, लिगेंड्स। ये दो चीजें बेटा इसमें, है ना। दो चीजें क्या है, एक तो क्या है इसमें, एक तो धातु आयन है और दूसरा लिगेंड के मध्य आयनिक बंधों को, देखो यहाँ पर जो आयनिक बंध, ठीक है ना, जो आयनिक बंध होंगे, बंध होता है, ठीक है। देखो इसका जो पहला ये है, ये कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो संकुल आयन है, इनमें जो धातु आयन और लिगेंड के मध्य जो क्या होंगे, आयनिक बंध होंगे, ठीक है ना। कौन से बंध होंगे, किसके मध्य आयनिक बंध होंगे? लिगेंड्स और धातु आयन के बीच। ये सिद्धांत कहता है पहले, क्या कहता है कि जो हमारे पास, जैसे हमने कोबाल्ट लिया और लिगेंड्स लिया, मान लीजिए NH3, तो ये क्या कहता है, उनके मध्य क्या होगा, आयनिक बंध होता है, ठीक है ना। इसके अनुसार पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना, किसके अनुसार? CFT के अनुसार, ठीक है ना। इनके मध्य क्या होगा, जब इनके मध्य आयनिक बंध होगा, किसके मध्य? धातु आयन और लिगेंड्स के मध्य, ठीक है ना। इन दोनों के मध्य क्या होगा, जब आयनिक बंध होगा, ध्यान रखना, जब क्या होगा, आयनिक बंध होगा, तो ऐसी दशा में क्या होगा, जब आयनिक बंध होते हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल लगता है, ठीक है ना। धातु आयन और लिगेंड के मध्य क्या होगा, आकर्षण बल होगा। इनके मध्य क्या होगा, इसके और इसके बीच क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। तो जब ये आयनिक है तो उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा, ठीक है ना। और ये कहता है कि लिगेंड जो होंगे, लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है,
इसी का आगे लिखते हैं हम कि यदि लिगेंड्स के जो क्या होंगे, इनके मध्य समझ में आ गया ना कि इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण बल, क्योंकि ये क्या है, आयनिक बंध से जुड़े हुए। ठीक है ना। अब ये कहता है कि लिगेंड्स जो हैं, जो हमारे पास लिगेंड हैं, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, जो लिगेंड के क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा कि जो लिगेंड के क्या है, इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन धातु आयनों की, जो हमारे पास क्या होंगे, धातु आयन होंगे, के कक्षकों में प्रवेश नहीं करते, कक्षकों में प्रवेश नहीं करते। देखो इस सिद्धांत का, देखो एक मतलब और निकल गया, प्रवेश नहीं करते हैं। ठीक है ना। यहाँ क्या हुआ, संकुल आयन थे, धातु आयन और लिगेंड के मध्य क्या बना, आयनिक बंध बना, उनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। ये इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट आकर्षण है ये इंपॉर्टेंट है, आकर्षण नहीं होगा इनके मध्य, इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा, सॉरी मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। लेकिन एक चीज और कह रहा है कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जो है धातु आयन के कक्षकों में प्रवेश नहीं करते हैं, ये प्रवेश नहीं करेंगे वहां, उसमें क्या नहीं होंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है ना। और जब प्रवेश नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रवेश नहीं करते हैं, और जो क्या होंगे, कक्षकों के संकरण, जो कक्षक है हमारे पास, कक्षकों के संकरण नहीं करते हैं। देखो ये, या संकरण नहीं होता है, कक्षकों में संकरण नहीं होता है, कक्षकों में, इसको मैं कर देना, में संकरण क्या नहीं होता है, ये सिद्धांत कह रहा है बेटा, इस सिद्धांत की परिभाषा, यानी यदि, ये कहता है यदि ऋणायन, इसके आगे है, यदि जो हमारे पास ऋणायन होगा, ऋणायन लिगेंड होंगे, मान लीजिए ऋणायन लिगेंड है, तो वो क्या नहीं करेंगे, एक तो क्या करेंगे, लिगेंड्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन धातु आयन के कक्षकों में प्रवेश नहीं करते हैं, और प्रवेश नहीं करने के साथ साथ क्या हो रहा है, कक्षकों में संकरण नहीं होता है। यदि क्या होंगे, लिगेंड, क्या ऋणायन लिगेंड, ठीक है ना, क्या होंगे, होते हैं, तब ऐसी कंडीशन आएगी, है ना। तो ये आगे एक सिद्धांत थोड़ा लंबा है बेटा, इसमें कुछ चीजें और हैं। जैसे ये कहता है कि वह धातु, वह धातु आयन, वह धातु आयन की ओर स्थिर, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण, आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल से आकर्षित होता है। क्या होता है, इससे आकर्षित होता है। ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ा, क्या क्या चीजें पढ़ी, कह रहा है, देखो यहाँ पर ये कहता है, इसमें दो तीन पॉइंट है। देखो जो हमारे पास संकुल आयन है, धातु और लिगेंड के मध्य क्या होंगे, आयनिक बंध से, आयनिक बंध होता है, इनके मध्य क्या होगा, आयनिक बंध होगा। लेकिन आयनिक बंध है, इसलिए इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है ना, आयनिक बंधों के बीच हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। लेकिन एक शब्द और कह रहा है कि लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो धातु आयनों के कक्षकों में प्रवेश नहीं करते हैं, और जब प्रवेश नहीं करेंगे तो संकरण नहीं होगा। ठीक है ना। और जो ऋणायन लिगेंड्स हैं, इसमें ऋणायन लिगेंड होते हैं। देखो बेटा, जब ये क्या नहीं करेंगे, इसमें प्रवेश नहीं करेंगे, प्रवेश नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखो ऋणायन लिगेंड होते हैं। ठीक है ना। तो कहते हैं कि वह धातु आयन की ओर क्या होगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से आकर्षित होगा। यानी कि लिगेंड्स और धातु के मध्य क्या होगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, इनके मध्य क्या होगा, स्थिर, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होगा। ठीक है ना। और यदि लिगेंड क्या है, उदासीन होता है,
मान लीजिए इस कंडीशन, अभी तो हमारे पास क्या है, ऋणायन वाला है, तो तब क्या हो, तब तो ठीक है। लेकिन यदि उदासीन है तो तब क्या होगा? तो ऐसी दशा में जब मान लीजिए लिगेंड क्या है, ऋणावेशित है, मान लीजिए हमने क्या कहा कि लिगेंड क्या है, ये ऋणावेशित है, ऋणावेशित है। मान लीजिए लिगेंड क्या है, ऋणावेशित है। कैसा है? ऋणावेशित है। तो वैसी दशा में क्या होगा, सॉरी, लिगेंड यदि उदासीन है, मैंने ऋणावेशित कर दिया, ठीक है, ऋणावेशित है, तो तब तो ऊपर वाली कंडीशन आई है ना। मान लीजिए उदासीन है, मान लीजिए उदासीन है, तो उदासीन की दशा में क्या होगा, तो इसका क्या होगा, ऋण ध्रुव क्या होगा, ये कहता है तो इसका ऋण ध्रुव, कौन सा ध्रुव, ऋण ध्रुव, ठीक है ना, ऋण ध्रुव धातु आयन की, धातु आयन की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। देखो अब इसको हम समझ लेते हैं कैसे होगा। मान लीजिए हमने कहा हमारे पास H2O है बेटा, देखो H2O क्या है, ये उदासीन है, उदासीन लिगेंड है, ठीक है ना। H2O कैसा है, उदासीन लिगेंड से। लेकिन H2O की विशेषता क्या होती है, इसमें ध्रुवण होता है। ध्रुवण किस प्रकार से होता है, H एक H है इस प्रकार से, और ऑक्सीजन होता है, इसमें थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है, इन पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये कहता है कि मान लीजिए उदासीन हमारे पास लिगेंड्स है, तो उदासीन लिगेंड्स में क्या होगा, जो धातु है, मान लीजिए चलो हम कॉपर लेते हैं, तो कॉपर की ओर कौन आकर्षित होगा, देखो, तो इसका ऋण ध्रुव धातु आयन की ओर आकर्षित होगा। ये धातु आयन मान लीजिए, तो इसकी ओर ये ऋण, ये जो ऑक्सीजन परमाणु है, ये इसकी ओर आकर्षित होगा, केवल आकर्षण की क्रिया होगी, ठीक है ना। ये है CFT थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। इस प्रकार से कुछ चीजों को समझाता है कि ये चीजें इसमें हो, ठीक है बेटा। अब देखो इनके मध्य, देखो धातु आयन और लिगेंड के मध्य दो प्रकार के बल नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि दो प्रकार के बल यहाँ काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। और कौन से बल कर रहे होंगे, एक तो आकर्षण बल। देखो इस सिद्धांत जो हमने अभी तक पढ़ा, इससे क्या मालूम हुआ हमें, देखो ये संकुल यौगिक था, एक धातु आयन था और एक लिगेंड से, ठीक है ना। इनके मध्य क्या होगा, आयनिक बंध बनता है। ये पहली कंडीशन है किसकी, CFT की। और इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। तो जब धातु आयन होंगे तो उनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होना है, ठीक है ना। और कहता है इसमें एक और चीज कहता है कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन धातु आयन कक्षकों में प्रवेश नहीं करते हैं, ये कक्षकों में क्या नहीं करते हैं, प्रवेश नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ कहता है कि कक्षों में संकरण नहीं होता है, कक्षकों में क्या नहीं होगा, संकरण नहीं होगा, यदि क्या होंगे, यदि ऋणायन लिगेंड होते हैं, ठीक है ना। और फिर ये कहता है कि वह धातु जो है आयन की ओर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से आकर्षित होता है, ठीक है ना। किस कौन सा बल होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ठीक है ना। और फिर क्या कहता है कि यदि माना लीजिए आकर्षण बल होगा, लेकिन यदि उदासीन होंगे लिगेंड्स, तो वैसी दशा में क्या होगा, तो वो कहता है कि जो उदासीन लिगेंड्स होगा, उसका जो ऋणात्मक भाग होगा वो किसकी तरफ आकर्षित होगा, धातु आयन की तरफ आकर्षित होगा, ठीक है ना। ये चीजें उसने पहले उसमें समझाई। अब दूसरे कंडीशन में कहता है कि लिगेंड एक तो है धातु आयन, दूसरा जो नंबर हम मान सकते हैं कि एक हमने क्या लिया, धातु आयन, ठीक है बेटा, एक तो धातु आयन हमारे पास है और दूसरा है लिगेंड्स, ये दो है ना। इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य किस प्रकार, किस कौन से दो बल कार्य करेंगे, है ना, कौन से बल कार्य करेंगे, है ना। तो यहां पर दो प्रकार के बल काम करते हैं, एक तो करता है आकर्षण बल, कौन सा बल करता काम, आकर्षण बल, जिसके कारण इसको आकर्षण बल हम समझते हैं जो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे। और दूसरा काम करता है प्रतिकर्षण बल। तो पहले हम आकर्षण बल को समझते हैं कि आकर्षण बल क्या है, ठीक है ना।
छोटी छोटी चीजें हैं बेटा इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो धातु आयन है, जो धातु आयन की नाभिक या का नाभिक, जो भी आप कहना चाहो, की नाभिक या का नाभिक, जो धातु आयन का क्या होगा, नाभिक होगा। और लिगेंड, एक तो धातु आयन का नाभिक हो गया, और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होगा, कि इलेक्ट्रॉन के मध्य, के मध्य कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगता है, ठीक है ना। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगता है। सीएफटी ये समझाती है, ये क्या समझाती है हमें, कि एक तो धातु है, धातु आयन का जो मान लीजिए कॉपर है, और कॉपर का जो नाभिक है, देखो बेटा इसका जो नाभिक होगा इस प्रकार से, ठीक है ना। कॉपर का जो नाभिक होगा, ठीक है ना, कॉपर का नाभिक और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य, और जो लिगेंड से, मान लीजिए लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन है, माना कोई लिगेंड हमारे पास है, H2O है, और इसके H2O के लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका तो नाभिक होगा, और इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण बल काम करेगा। देखो इनके मध्य, इसका नाभिक और इसके लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पहली कंडीशन है इसकी, ठीक है ना। किस प्रकार से समझिएगा। दूसरा क्या है, अब ये तो है किसके मध्य लग रहा है, धातु के नाभिक, धातु आयन के नाभिक और लिगेंड के मध्य। दूसरी कंडीशन इसमें है बेटा, ये कहता है प्रतिकर्षण बल। ये तो आकर्षण बल तो हम समझ गए, अब प्रतिकर्षण बल कहां लगेगा। प्रतिकर्षण बल का मतलब हो गया, ये एक दूसरे के विपरीत की कंडीशन है, कैसे लगने वाला है, ठीक है ना। यहां ये कहता है कि जो धातु आयन है, एक तो हमारे पास धातु आयन है, फिर वही समझना हमने, जो हमारे पास क्या होगा, धातु, ठीक है ना, आयन। अब की बार नाभिक नहीं है बेटा, पिछली बार क्या था, नाभिक, धातु आयन का नाभिक, और इलेक्ट्रॉन किसके, लिगेंड्स के आयन के मध्य। यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो धातु आयन, ठीक है ना, और लिगेंड के मध्य, देखो, और लिगेंड, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, के मध्य क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, देखो प्रतिकर्षण बल लगता है। देखो किस किस के मध्य लगेगा, एक तो हमने, मान लीजिए हमने लिया एक धातु, ठीक है ना, ये धातु, ये तो हमारे पास धातु है बेटा, देखो धातु, वो नाभिक के मध्य तो तब तो क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। मान लीजिए इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, ये लिगेंड है और इसके इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक से आकर्षण बल लगेगा। लेकिन ये कहता है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन है और इसके भी जो इलेक्ट्रॉन है, देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के मध्य क्या होगा, धातु के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, इनके मध्य जो लगने वाला बल है, वो कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। ये होगा बेटा प्रतिकर्षण बल। इतनी बात समझ में आया। आकर्षण बल कब होगा, धातु का नाभिक, धातु आयन का नाभिक और लिगेंड्स के, लिगेंड्स के क्या, इलेक्ट्रॉन, इनके मध्य तो होगा क्या, क्या होगा बेटा, आकर्षण बल। लेकिन वो कहता है कि धातु आयन और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। और जब ये प्रतिकर्षण बल काम करेगा, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, कि जो धातु आयन के कक्षक है, किसके, धातु आयन के कक्षक, धातु आयन के कक्षक,
जो धातु आयन के क्या होंगे, कक्षक होंगे, ठीक है ना। और लिगेंड्स की क्या होंगे, धातु आयन के कक्षक लिगेंड के अधिक निकट होते हैं, अधिक निकट होते हैं। और जब निकट होंगे तो क्या होगा, निकट होने से क्या होगा, वे अधिक प्रतिकर्षित होंगे, वे अधिक क्या होंगे, अधिक क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे बेटा, ठीक है ना। वो क्या होंगे, अधिक प्रतिकर्षित होंगे। ये एक दूसरे के क्या है, नजदीक है, धातु आयन और जो कक्षक और लिगेंड के क्या होंगे, लिगेंड के जो कक्षक होंगे, है ना, ये लिगेंड जो है क्या होंगे, बहुत नजदीक होंगे। धातु आयन के कक्षक और लिगेंड क्या होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए इनके मध्य क्या होगा, बहुत अधिक प्रतिकर्षण होगा। और जब प्रतिकर्षण होगा तो क्या होगा, इनमें विपाटन होता है, जिसको हम स्प्लिटिंग कहते हैं, वही है बेटा इसका, यही मेन पॉइंट है, सबसे मध्य पॉइंट है, होते हैं, ठीक है ना, इसको होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिससे क्या होगा, जिससे धातु आयन, जो धातु आयन के कक्षक होंगे, के कक्षकों की समभ्रंशता, समभ्रंशता है, बताऊंगा मैं, समभ्रंशता को बोलते हैं हिंदी में, दूसरा शब्द बोलते हैं इसके लिए, विपाटन, समाप्त हो जाती है ना, यानी कि समभ्रंशता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जो समानता है उनके अंदर वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। और जब समाप्त हो जाएगी तो इसके कारण क्या हो जाता है, उसमें विपाटन आ जाता है, विपाटन का मतलब स्प्लिटिंग आती है, और यही स्प्लिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो प्रतिकर्षण है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रतिकर्षण समझ गए, जो धातु आयन होगा और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों की मध्य होगा, इनके मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, धातु आयन और लिगेंड के, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण लगेगा। अब प्रतिकर्षण का कारण क्या है, यदि आप देखोगे तो प्रतिकर्षण के कारण क्या हुआ, कि जो धातु आयन के कक्षक हैं और लिगेंड है वो काफी नजदीक होंगे, और नजदीक होने से क्या होगा, उनके बीच ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, और इस प्रतिकर्षण के कारण क्या हुआ, कि जो धातु आयन था उसके जो कक्षक थे उनमें जो समभ्रंशता थी वो समाप्त हो गई। अभी समझते हैं कैसे हुआ, देखो यहां पर देखोगे बेटा, तो ये है डी कक्षक के लिए, जो मूलतः है ये डी कक्षक के लिए, ठीक है ना। कुछ चीजें हमने समझनी है, डी कक्षक क्या होते हैं, समान रूप से समान एनर्जी के माने जाते हैं, कैसे माने जाते हैं, समान एनर्जी, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच कक्षक है, इनकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए, लगभग लगभग समान होनी चाहिए, ठीक है ना। और उस समानता की ऊर्जा, क्योंकि एक ही कक्षक है, लेकिन जब क्या होता है कि कोई भी लिगेंड्स इसके नजदीक आता है तो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनके कक्षकों के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, कोई लिगेंड्स इसके, क्योंकि स्वाभाविक लिगेंड तो कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा, ठीक है ना। और यहां जुड़ने का कारण क्या होगा, जैसे ही यहां जुड़ेगा तो इसमें क्या होगा, इनकी जो समरसता थी, समान जो एनर्जी थी वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाती है, और समाप्त होने के कारण क्या होगा, इसमें क्या आएगा, विपाटन आएगा, विपाटन का मतलब स्प्लिटिंग आएगी, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये जब ऐसी समरसता समाप्त हो जाए, इनकी ऊर्जा समान रूप से समाप्त हो जाए, तो ऐसी दशा में, ठीक है ना, इसके कारण जो समरसता समाप्त हो गई है, इसके कारण क्या होता है, डी कक्षक जो है दो भिन्न ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। जब समरसता समाप्त हो जाएगी तो ऐसी दशा में क्या होगा, डी कक्षक दो भागों में बढ़ जाएंगे, दो ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। इसके कारण क्या हुआ, जब समरसता समाप्त हो गई तो इसके कारण, ठीक है ना, धातु आयन के, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, धातु, धातु आयन के
समभ्रस, समभ्रस, देखो समभ्रस का मतलब जो समान ऊर्जा वाले है ना, समभ्रस, समभ्रस डी कक्षक, ये डी कक्षकों, डी कक्षकों का दो भिन्न ऊर्जा, दो भिन्न ऊर्जा स्तर, दो भिन्न ऊर्जा स्तर में बदल जाते हैं। ठीक है ना, दो ऊर्जा स्तर में क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाते हैं या बदल जाते हैं। ठीक है ना, और ये जो विभाजन है, ठीक है ना, यह विभाजन लिगेंड्स के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है। किसके कारण होता है, लिगेंड्स के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है, इसलिए इसको कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। ठीक है ना, किसके कारण होता है, इसको पूरा ही लिख लेते हैं बेटा। यह विभाजन, इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप, है ना, विभाजन थोड़ा लंबी थ्योरी है। लिगेंड्स, लिगेंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण, क्रिस्टल क्षेत्र के कारण, क्षेत्र के, क्षेत्र बेटा है ना, क्षेत्र के कारण होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसे क्रिस्टल, देखो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, इसको क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, है ना, स्प्लिटिंग कहते हैं, विपाटन को स्प्लिटिंग कहते हैं। ठीक है ना, अब इसमें देखो बेटा, इसको हम जनरली जो दिखाते हैं, जो जहां पर क्रिस्टल का क्षेत्र का विपाटन होगा, तो ऊर्जा के जो अंतर होता है उसको विपाटन डेल्टा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, डेल्टा से, ये वाले डेल्टा से, है ना। अब यहाँ पर दो प्रकार के होंगे, देखो कैसे होंगे, यहाँ पर आएगा दो प्रकार की चीजें आएंगी। ठीक है ना, और ये क्या होंगे, विभिन्न जो समन्वय संख्याएं होती हैं और विभिन्न ज्यामिति के अनुसार जो है इसको दो भागों में बांटा गया। जैसे विपाटन यदि थोड़ा सा हम समझ लें इसको, तो यहाँ पर क्या होगा कि डी कक्षक समान ऊर्जा वाले थे, जी, लेकिन लिगेंड इसके पास आए, जिसने क्या किया, लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन थे, उन इलेक्ट्रॉनों ने, जो धातु के इलेक्ट्रॉन थे, उनके बीच प्रतिकर्षण हुआ और प्रतिकर्षण बल के कारण उनकी समप्रस्थता समाप्त हो गई। इन समप्रस्थता समाप्त होने से ये दो भागों में बढ़ गए, इनकी ऊर्जा क्या हो गई, दो भागों में बढ़ गई। और दो भागों में किस प्रकार से बन गया, एक तो बन जाता है, दो भाग बन जाते हैं। देखो 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल में से दो भाग इजी ऑर्बिटल बनाते हैं और दो भाग, तीन भागों में से दो क्या, दो भागों में बटेगा, एक तो बनेगा इजी ऑर्बिटल। ठीक है ना, यदि हम इसको इस प्रकार से, एक मिनट है मैं पूरा दिखा देता हूँ इसको। जैसे मान लीजिए हमने इस टाइप से लिया, मान लीजिए हमने ये बनाया बेटा, है ना। देखो सिंपल पहले कंडीशंस क्या थी, कि जो हमारे पास 5 कक्षक थे वो ऐसे थे। ठीक है ना, ये 5 कक्षक है, 3 4 5, है ना। फिर क्या हुआ कि जैसे इसके नजदीक क्या हुआ, क्या है, इसके नजदीक कोई क्या है, मान लीजिए हमने कहा ये लिगेंड्स आए, और उसके कंडीशन से क्या हुआ, इनके उसमें क्या होने लग गया, प्रतिकर्षण होने लग गया। तो प्रतिकर्षण स्थिति में ये यहाँ पर पहुंच गए, और जब इन्होंने समभ्रसता समाप्त हो गई, ठीक है ना, तो समभ्रसता समाप्त होने पर ये क्या हो गया, फिर दो भागों में बढ़ गई। ये देखो यहाँ से ऊर्जा ऊपर आ गई इनकी। ठीक है ना, जो गोलीय क्रिस्टल है हमारे पास, है ना, गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र है, उनके जो डी कक्षक है उनकी औसत ऊर्जा क्या हो गई, थोड़ा सा बढ़ गई। देखो ऊर्जा थोड़ा सा बढ़ गई और समप्रस्थता हो गई, और फिर इसमें क्या हुआ कि इसके दो भाग हो गए, जो डी ऑर्बिटल थे इसके दो भाग हो गए, और दो भाग में क्या हो गया, कुछ की ऊर्जा निम्न हो गई, कुछ की ऊर्जा प्लस हो गई। तो यहाँ पर जो उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल है वो दो चले गए ऊपर, इन 5 में से क्या हुआ, दो बॉक्स ऊपर चले गए। देखो दो बॉक्स ऊपर चले गए ये, ठीक है ना, और तीन कहाँ आ गए, नीचे आ गए।
यदि हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारे पास डी कक्षक होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई सबको पता है, डी वाई जेड इनके नाम ऐसे हैं बेटा, और डी जेड एक्स, ये तीन तो ये है ना। फिर क्या आता है? जी जो हमारे पास डी आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये नाम है बेटा, है ना। और डी जेड स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गए? 5 कक्षक हो गए। 3 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, 5। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि इसमें से मैंने अलग अलग इसलिए लिखा, वैसे तो टोटल मिलाकर 5 है, इनके नाम ही है ना। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और फिर क्या होगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास 5 कक्षक हुए। और इन 5 कक्षकों में क्या होगा? इनका विभाजन किस प्रकार से होगा कि जो ऊपर की तरफ जाते हैं, देखो जो इसको कहते हैं, इन कक्षकों को कहा जाता है बेटा इजी ऑर्बिटल, ये इजी कक्षक। क्या बोलेंगे? इजी। और इसको बोलेंगे T2G कक्षक। ये कौन से हैं? T2G कक्षक हैं। ये कौन से कक्षक हैं? T2G। और इसमें देखो इजी कक्षक का नाम होगा, यहाँ पर आएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि ये वाला पोर्शन जा रहा है, ये ऊपर चले गए। और डी जो जेड स्क्वायर है ये ऊपर चले गए, यानी कि जो ये उच्च ऊर्जा वाले हैं ये क्या है? इजी ऑर्बिटल है। इनकी ऊर्जा क्या है? उच्च है। यहाँ पर देखेंगे विपाटन हुआ बेटा, देखो 5 समान ऊर्जा वाले थे, और इसमें यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक है ना। डी जेड एक्स हो जाएगा। और इनको कहा जाता है T2G। क्या कहते हैं इनको? T2G। टी स्मॉल लेटर का है और 2G नीचे लगा देंगे, ये T2G कक्षक है ना। इनकी ऊर्जा कम होती। और यदि हम यहाँ पर देखें तो ये समान ऊर्जा इस प्रकार से होना चाहिए यहाँ से, लेकिन अब क्या हो गया? विपाटन हो गया। विपाटन का मतलब दो भागों में बढ़ गया। ये जो है माइनस की तरफ जाता है, नीचे की तरफ, ये माइनस ऊर्जा है। तो यहाँ पर देखेंगे -4, और मैंने कहा था डेल्टा नोट के रूप में, डेल्टा नोट के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पर यदि हम देखेंगे ऊपर वाले कंडीशंस में, ये नीचे की तरफ यहाँ जो ऊर्जा होगी माइनस में होगी, यहाँ तक है ना। यहाँ तक ये ऊर्जा क्या होगी? माइनस में होगी। यदि हम इसको देखें बेटा तो ये प्लस में होगी ऊर्जा। ये वाली जो ऊर्जा होगी ये कैसे में होगी? प्लस में होगी। यहाँ से यहाँ तक प्लस, ये प्लस में होगी। ज्यादा ऊर्जा हुई ना प्लस में, इसकी जो वैल्यू होगी 0.06 डेल्टा जीरो, इस प्रकार से हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा? दो भागों में, और टोटल मिलाकर के इसको यदि हम देखेंगे तो ये क्या होता है? इस ऊर्जा का जो अंतर होता है वो होता है 10 D क्यूब। इस प्रकार से भी इसको देख सकते हैं, या 1 हमारे पास डेल्टा जीरो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे 0.4 प्लस 0.6, दोनों को जोड़ देंगे तो 10 डेल्टा जीरो, इस टाइप से आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से क्या होगा? इसमें विपाटन की कंडीशंस आएंगी। तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, एक इजी ऑर्बिटल में, एक T2G ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या होते हैं? ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो पहले हमारे पास आएगा विभाजन भी दो प्रकार के होंगे। पहला नंबर लिखते हैं हम इसमें, ये है अष्टफलकीय। कैसे होगा? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय संकुल। अष्टफलकीय जानते हैं आप लोग? या अष्टफलकीय संकुलों बहुत सारे हो सकते हैं ना, में डी कक्षकों, जो डी कक्षक हैं, कक्षकों का विभाजन, जो डी कक्षक हैं उनका विभाजन किस प्रकार से होगा? किसमें? ऑक्टाहेड्रल जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें जो डी कक्षक होंगे उनमें विभाजन किस प्रकार से होगा, ठीक है ना। पहले हम अष्टफलकीय देखेंगे, फिर चतुष्फलकीय देखेंगे कि चतुष्फलकियों में किस प्रकार से हो सकता है ना। पहले अष्टफलकियों को देखते हैं, फिर उसके बाद चतुष्फलकियों को देख लेते हैं। तो चतुष्फलकीय में किस प्रकार से होगा और अष्टफलकीय में किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो पहले किसको देखते हैं? अष्टफलकीय विभाजन, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या कहता है? अष्टफलकियों में यदि विभाजन को देखेंगे तो पहला पॉइंट यदि देखेंगे, ठीक है ना, कि जो धातु आयन है हमारे पास कौन से हैं? धातु आयन।
ठीक है ना, हमारे पास क्या है, धातु आयन। ठीक है, कि जो हमारे पास के पांचों पांचों क्या है हमारे पास, पांचों डी कक्षक, जो डी कक्षक है ना, पांचों क्या है जो डी कक्षक है, कि ऊर्जा क्या होती है, कि ऊर्जा परस्पर समान होती है। परस्पर क्या मानी जाती है, समान मानी जाती है। समान का मतलब, परस्पर समान का मतलब समभ्रंश होती है ना, समान होती। ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कि किसके मध्य, जो पांचों धातु आयन हैं उनमें क्या होगी, समान होगी। इनमें क्या होगा, देखो ये कहता है कि इनमें से जो हमारे पास क्या होगा, इनमें से दो कक्षक, कौन कौन से, दो कक्षक हैं, दो कक्षक हमारे पास हो गए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होगा डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। जो कक्षक होंगे, ये जो दो कक्षक है बेटा, है ना, इन कक्षकों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व में, इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी घनत्व अक्षों पर केंद्रित होती है। किस पर होती है, अक्षों पर केंद्रित होती है। ठीक है ना, जो अक्ष होते हैं उन पर केंद्रित होता है। ठीक है ना, और जो शेष तीन है, जो शेष तीन है उनके घनत्व क्या होता है, अक्षों के मध्य। और जो तीन है, मान लीजिए हमारे पास कौन कौन से तीन है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी सॉरी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, है ना, ये तीन कक्षक है। और इनका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो अक्षों के मध्य केंद्रित होता है। ये तो अक्षों पर होते हैं, कौन से वाले, ये दोनों कहाँ होते हैं, अक्ष पर होते हैं। और इनमें यदि हम दोनों में देखेंगे तो ये क्या होंगे, अक्ष के मध्य में, कहाँ होंगे, अक्ष के मध्य, उनका इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, है ना। तो यहाँ तीन अक्ष तो कैसे माना जाते हैं, दो ही तो अक्ष होते हैं, ठीक है ना, दो अक्ष, एक्स वाई, तीन अक्ष होता है हमारे पास, है ना। तो एक्सेस इस प्रकार से बनाए जाते हैं अलग अलग, ये है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है ना, जेड हो गया, ठीक है ना। और इसके ऊपर यहाँ पर यदि देखेंगे, ऊपर की तरफ यदि देखेंगे, इसके टॉप में यहाँ पर ऊपर की तरफ, अपनी तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, एक अक्ष, एक डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और सॉरी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होगा, ठीक है ना, दो अक्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से होगा। ये कहता है किसके लिए, जो हमारे पास कौन सा है, अष्टफलिकीय, जो क्या होंगे, अष्टफलिकीय ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ठीक है ना। अब इनके इस टाइप से होने से, देखो हमने ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, किस प्रकार से वहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, ठीक है ना। तो अष्टफलिकीय जो यौगिक होंगे, ठीक है ना, इनमें जो धातु आयन है, धातु आयन 8 फलक होंगे, है ना, 8 फलकों पर केंद्रित होता है। देखो जो अष्टफलिकीय संकुल होंगे बेटा, उसमें कितने फलक होंगे, 8 फलक होंगे। ऑक्टाहेड्रल जो हम बनाते हैं, तो ऐसे तो बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल, ये इस टाइप से बनाया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है कि हम इसको ऐसे दिखा लेते हैं, है ना। और एक हमारे पास क्या होगा, यदि अष्टफलक को दिखाना चाहेंगे तो ऐसे करके हम दिखा सकते हैं, देखो इस टाइप से, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, लेकिन ये ऐसे बने, ऐसे नीचे की तरफ भी ऐसी होगा, है ना, नीचे की तरफ भी ऐसे दिखाई देगा, ऐसे करके दिखाई देगा। यहाँ से डॉटेड लाइन से यहाँ आ सकता हूँ, है ना, या पीछे से डॉटेड लाइन यहाँ आ, तो इस प्रकार से हम इस अष्टफलक को दिखा सकते हैं। तो इस अष्टफलक में देखो दो तो अक्ष ही हैं, देखो, ठीक है ना, और बाकी एक्स वाई जेड ये तीनों अक्ष यहाँ पर आ जाएंगे जो इसके बीच में होंगे, है ना। तो इस प्रकार से क्या होंगे, अष्टफलकीय। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जो अष्टफलकीय हमारे पास संकुल है, ठीक है ना, इस अष्टफलकीय संकुलन में क्या होगा बेटा, जो धातु आयन होंगे अष्टफलक के केंद्र पर पाए जाते हैं, है ना। और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 लिगेंड, सॉरी, जो 6 लिगेंड्स हैं वो अष्टफलक के 6 कोनों पर केंद्रित होते हैं, ठीक है ना। लिगेंड्स यहाँ पर जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ,
एक यहाँ, ये देखो 6 की 6 क्या होगा फलकों पर, है ना। और कहता है कि इनके जो इनके इलेक्ट्रॉन है के द्वारा डी कक्षक जो होगा, किसका, जो सेंट्रल में क्या होगा, यहाँ पर केंद्र में जो क्या होगा हमारे पास, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके आयनों से प्रतिकर्षण होगा, उनके इलेक्ट्रॉनों से प्रतिकर्षण होगा। इनके इलेक्ट्रॉन, ये जो सेंट्रल मेटल आयन है, ये एटम है, उसके इलेक्ट्रॉनों से क्या करते हैं, प्रतिकर्षण दिखाते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे डी कक्षक की ऊर्जाओं में परिवर्तन होता है, और जो डी कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जाओं में परिवर्तन होता है, और ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, क्योंकि डी, यहाँ पर ये देखेंगे कि जो जो हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है एक ये, और डी जेड स्क्वायर है ना, इन कक्षक, जो कक्षक हैं धातु आयन की ओर क्या होंगे, ये देखो ये दो कक्षक हो गए हमारे पास, है ना। इनकी जो पालियां हैं धातु आयनों की ओर, और एक्स वाई और जेड लिगेंड की ओर, लिगेंड मार्ग की ओर आती है, ठीक है ना। ये तो जो कम ऊर्जा वाली हैं, ये तो एक्स वाई और जेड तीन एक्सेस हैं। जैसे मान लीजिए हम तीन अक्ष यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर देखो एक तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया, देखो ये वाला एक्स अक्ष मान लीजिए एक्स, है ना, एक ये अक्ष हो जाएगा एक्स वाई, है ना। और जेड भी इसी टाइप से जेड एक्सेस, इनको हम क्या करेंगे, एक ही सरफेस पर होते हैं एक्स वाई और जेड एक्सेस, ठीक है ना। ये एक अक्ष और होंगे, और इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण अधिक होता है। इनके मध्य सबसे ज्यादा इनके मध्य प्रतिकर्षण होगा, ये दूर दूर, ये अलग अलग अक्ष में नहीं, ऊपर की तरफ एक नीचे की, इनके मध्य ज्यादा होगा। तो इसलिए ज्यादा प्रतिकर्षण होने से क्या होंगे, वो दो भागों में बढ़ जाएंगे। दो भाग कौन कौन से होंगे, एक तो बनेगा उच्च ऊर्जा वाला, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, है ना। इन पांचों कक्षकों का समूह विभाजित होकर के ये बना देगा, एक तो बना देगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये तो होंगे बेटा उच्च समूह वाले, जिनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, है ना। जिनकी ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। इनकी ऊर्जा क्या होती है, अधिक ऊर्जा, ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं, है ना, अधिक ऊर्जा। और दूसरा होगा जब इनका विपाटन होगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, सॉरी वाई जेड और टी जेड एक्स, इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम होगी। और इनको क्या कहा जाता है, इजी ऑर्बिटल, इनको कहते हैं हम इजी ऑर्बिटल। और इनकी ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है ना। इनका जो प्रतिकर्षण ज्यादा भी था, अधिक था। लेकिन जो हमारे पास ये है कौन सा, डी एक्स बाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स हो गया, इनकी ऊर्जा क्या होती, कम होती, ठीक है ना। कम होने से क्या होगा, इनसे कम प्रतिकर्षित होंगे, इनसे लिगेंड क्या होंगे, कम प्रतिकर्षित होंगे। इसलिए इनको नीचे की तरफ ला करके T2Z ऑर्बिटल बनाते थे। तो दो भागों में विभाजन हो गया, ठीक है ना। तो ये किसके लिए है बेटा, ये हमारे पास अष्टफलकीय के लिए, किसके लिए है, अष्टफलकीय के लिए। तो जो स्ट्रक्चर ये ऊपर वाला बनाया था हमने, ये वाला, ठीक है ना, ये अष्टफलकीय के लिए ही है। किसके लिए है, अष्टफलकीय के लिए। किसके लिए होगा बेटा, ये अष्टफलकीय के लिए, है ना। इसको हम अष्टफलकीय के लिए ही बना पाए। अब दूसरा यदि हम देखें, इसके बाद आता है दूसरा, यदि हम इसको देखेंगे तो दूसरा किसके लिए आएगा, वो आएगा चतुष्फलकीय के लिए। तो चतुष्फलकीय के लिए किस प्रकार से होगा, देखो बाकी चीजें तो आप लोग समझ गए इसमें, ठीक है ना। दो, एक चीज देखते हैं चतुष्फलकीय के लिए क्या होगा। कक्षक पांच ही है, कक्षक क्या है, पांच ही। तो यहां पर हम देखते हैं चतुष्फलकीय के लिए, यहाँ आएगा चतुष्फलकीय के लिए। चतुष्फलकीय जानते हैं आप लोग, चतुष्फलकीय संकुलों संकुलों में डी कक्षकों, डी कक्षकों का विभाजन, जो डी कक्षक होंगे उस उनका विभाजन किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। जहां पर हमने देखा तो उसमें दो प्रकार से, जब अष्टफलकीय में तो दो प्रकार हुआ, एक जो दो ऑर्बिटल थे उनकी ऊर्जा ज्यादा हो गई थी, और
जो 3 ऑर्बिटल थे उनकी ऊर्जा कम हो गई, ठीक है ना। वहां पर क्या हुआ था, उनके बीच ज्यादा प्रतिकर्षण हुआ था, ठीक है ना। आप चतुष्फलकीय में देखें तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो चतुष्फलकीय संकुलन होगा और डी कक्षकों का विभाजन होगा वो अष्टफलकीय के विपरीत होगा। किसके विपरीत होगा? अष्टफलकीय। जो हमने अष्टफलकीय पढ़ा, अष्टफलकीय में क्या हो रहा था कि दो ऑर्बिटल में बंट रहा था। कैसे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या था, और डी जेड स्क्वायर, ये उच्च ऊर्जा वाले थे। ये कैसे ऊर्जा वाले थे? उच्च ऊर्जा वाले। लेकिन यहां क्या होंगे? वो निम्न ऊर्जा वाले होंगे। इन दोनों की ऊर्जा क्या होगी? यहां पर निम्न होगी। इजी ऑर्बिटल क्या होगा? निम्न ऊर्जा वाला। ऑर्बिटल का नाम तो सेम रहेगा, इजी, लेकिन ये क्या होगा? निम्न ऊर्जा वाला होगा। और जो हमारे पास डी एक्स एक्स वाई, डी जेड एक्स और डी वाई जेड है ना, ये मैंने आगे पीछे कर दिया थोड़ा सा, इनको ध्यान रखिएगा। ये क्या है बेटा? इनकी ऊर्जा उच्च हो जाएगी, ठीक है ना। इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? उच्च हो जाएगी। और ये नाम तो इनका T2G ही रहेगा, ठीक है ना। तो चतुष्फलकीय के लिए ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे और ये नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो इतना अंतर ध्यान रखना आप, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बनाते समय ये ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। और ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ये कहता है, ये कहता है कि चारों लिगेंडों के मध्य, जो हमारे पास क्या है, इसके पास 4 लिगेंड्स होते हैं, ठीक है ना। चारों लिगेंडों के जो मध्य अक्षों के मध्य जो है केंद्रीय परमाणु की ओर अग्रसर होता है। ये कहता है कि जो चारों लिगेंड अक्षों के मध्य से और केंद्रीय परमाणु की ओर अग्रसर होते हैं, ठीक है ना। और क्या कहता है कि जो T2G ऑर्बिटल है, जिनकी पालियां अक्षों के मध्य विद्यमान होती हैं, अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करती है, ठीक है ना। और यदि अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे तो क्या होगा उनके बीच? प्रतिकर्षण। देखो चलो मैं लिख लेता हूं इसको। इसमें देखो बेटा, जो लिगेंड्स है, लिगेंड अक्षों, लिगेंड अक्षों, जो चारों होंगे, 4 लिगेंड्स होंगे ना इसमें, चारों लिगेंड के अक्षों के मध्य, मध्य से और कहां तक? केंद्रीय, केंद्रीय परमाणु की ओर, परमाणु की ओर, ठीक है ना, अग्रसर होता है। अक्ष से कहां की तरफ आ रहे हैं? केंद्र की ओर आ रहे हैं, है ना, अग्रसर होता है, ठीक है ना। अतः T2G, T2G जिनकी पालियां क्या होती हैं? अक्षों के मध्य, अक्षों के मध्य विद्यमान होती है। ये मध्य है बेटा, है ना, मध्य विद्यमान होती है। ये अक्षों के मध्य क्या होती है? विद्यमान है ना। और ये क्या करेंगे? जब ये अक्षों की विद्यमान है तो क्या करेंगे? अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे। इनका क्या होगा? अधिक प्रतिकर्षण, अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे। ये अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे, है ना। और इजी ऑर्बिटल देखो, और जो इजी ऑर्बिटल है, इजी कक्षकों में, इजी कक्षकों में कम प्रतिकर्षण होगा, कम प्रतिकर्षण अनुभव होगा, कम प्रतिकर्षण का अनुभव होगा। इनमें कम प्रतिकर्षण का अनुभव होने लगेगा, ठीक है ना। तो जिनमें कम प्रतिकर्षण अनुभव होगा उनकी ऊर्जा निम्न हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर जो हमारे पास विपाटन बनेगा तो कैसे बनेगा? जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल में देखा किस प्रकार से बना, यहाँ पर रहेगा तो ऐसे ही देखो,
यहाँ पर विभाजन हम क्या करेंगे, एक निम्न ऊर्जा स्तर वाले 5 कक्षक बनाएंगे, ठीक है ना, 4 5। इसके बाद थोड़ी सी और आगे देखते हैं इसको, ये थोड़े कहाँ चले जाएगा, ऊपर की तरफ चले जाएगा ऐसे, 1 3 4 और 5, ठीक है ना। अब क्या होगा, इस बार क्या होना है बेटा, इस बार जो 3 कक्षक हैं ऊपर की तरफ चले जाएंगे, 3 कक्षक क्या होंगे, ऊपर चले जाएंगे 3 कक्षक, और 2 कक्षक कहाँ आ जाएंगे, नीचे की तरफ, ऐसे, है ना। तो इस प्रकार से 2 कक्षक हो जाएंगे, एक ये हो गया और एक, ये कौन सा है, Eg ऑर्बिटल, ये कौन सा है, T2Z ऑर्बिटल, जो पहले ऊपर था वो नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर आ गया। इसकी जो ऊर्जा है देखो, इसकी ऊर्जा कितनी होगी, इसकी माइनस में होगी 6, देखो वहां माइनस 6 तो थी, पहले क्या था, 4 था, है ना, माइनस में 0.6 डेल्टा जीरो, यहां से यहां तक। यदि हम ऊपर की तरफ देखें, यहाँ ऊपर की तरफ क्या था, पहले क्या था, यहाँ +6 था, अब कितना हो गया, +4, टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये 1 के बराबर ही होगी। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं बेटा इसका, ये है ऑक्टाहेड्रल के लिए और टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है ना, ये टेट्राहेड्रल के लिए और ऑक्टाहेड्रल के लिए इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम इसमें जान सकते हैं।